हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बैर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे फिर से आपका आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका 4 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और ये होगा आज हमारा सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको 6 सेट का कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने आपको मैथ और रीजनिंग पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग इसी तरीका से आपका पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता तो फ्रेंड्स मेरे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पास मैंने आपको 6 सेट आपका ऑलरेडी खत्म करा दिया। ठीक है, तो आज हम लोग 4 अप्रैल का इसी शिफ्ट में पूछे गए सारे मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम होता तभी जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ गलती हो रहा था। ठीक है, तो चलिए। और फ्रेंड्स साथ में बोलूंगा आज का फ्रेंड्स सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, 48 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का मध्य मीडियन ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा, ये आपका यहाँ पास गलत लिखा हुआ है, यहाँ पास आपका मध्य नहीं होगा, क्योंकि ये आपका मध्यिका होना चाहिए, क्योंकि आपका मीडियन सही लिखा हुआ है और आपका मध्य को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं। तो यहाँ पास आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका मध्यिका है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला आपका था, 48 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का मध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले आपको 48 का सभी घनात्मक गुणनखंडों निकालना है। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी आपको ऐसा ऐसा नंबर आपको निकालना है जो आपका 48 को विभाजित कर दे। क्लियर है। तो यहाँ पास ऐसा ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे। तो आपका एक नंबर है, क्योंकि एक आपका 48 को विभाजित कर देता है। ठीक है, या फिर विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पास आपका फिर देखेंगे और कौन सा नंबर, तो ये आपका 2 भी हो जाएगा, ये आपका 3 भी हो जाएगा, यहाँ पास आपका 4 भी हो गया, 5 छोड़ के 6 हो गया, फिर आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद 12 हो जाएगा, 12 चौका 48, फिर 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ पास आपका फिर 24 दुए 48 हो गया, और फिर आपका एक खुद 48 हो जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पास मैंने सारा नंबर को लिख लिया। अब आपका यही नंबर का आपसे मध्यिका निकालने बोला है, और मैंने आपको बताया था मध्यिका किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पास आप लोगों को क्या करना है, मध्यिका निकाल लीजिए। मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपका आरोही क्रम में करते हैं, जो कि मैंने आपका आरोही क्रम में लिख दिया है, यानी आपका मैंने आपका एक सीरीज में लिख दिया है। तो अब क्या करना होता है, डायरेक्ट आपको बिना फॉर्मूला का, कोई आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे होता है n+1 वाला फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पास आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिएगा कितना संख्या है। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या यानी आपका सम संख्या, यानी आपका इवन नंबर है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ये यहाँ से 4 को हटा लीजिए, यहाँ से 4 नंबर हटा लीजिए लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 4 हटा लीजिए। तो 1 आपका यहाँ से हट गया और 3 आपका यहाँ से हट गया। तो बचा कौन सा नंबर आपका बीच में, तो यहाँ मध्यिका में कौन बच रहा है, तो 6 और 8। तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 14, और 14 को फिर 2 से भाग दे दीजिए। तो यह क्या निकल के आ गया आपका 7, यानी इसका मध्यिका क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, अगर सपोज दैट, अगर आप मान लीजिए अगर आपका ये सम संख्या नहीं आता, विषम संख्या आता, तो फिर क्या होता, तो मान लीजिए अगर ये 48 नहीं होता, तो क्या करते, फिर आपका लेफ्ट साइड से 4 नंबर हटाए और राइट साइड से भी 4 नंबर ही हटाएंगे। ठीक है, जब 4 नंबर हटाएंगे तो फिर कौन सा नंबर बच रहा, सिर्फ, तो सिर्फ 6 ही बच रहा। तो क्या हुआ, बात घुमा के, तो 6 ही हुआ, तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों का 8/15 वोट मिले हैं और प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हैं, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक चुनाव में 1/6 वोट आपका अवैध है। ठीक है, अवैध मतलब क्या, मतलब आपको रद्द टाइप का वोट मान लीजिए, उसका कोई गिनती ही नहीं है, अवैध है। तो यानी आपका 1/6 मतलब क्या समझ रहे हैं इस बात से, यानी जो मेरा टोटल वोट है वो आपका 6 वोट है। 6 वोट आपका टोटल है, जिसमें से आपका 1 वोट क्या है, अवैध है। तो जब आपका 1 वोट आपका अवैध हुआ तो बचा कितना वोट, तो बचा आपका 5 वोट। बात को समझ गए। यानी आपको बोल सकते हैं 6x आपका टोटल वोट था, और x आपका 1x मान लीजिए आपका अवैध था। तो बचा कितना आपके पास, तो 5x वोट आपके पास बचा वैध। अब क्या बोला उसके बाद यहाँ पास, अब आपका आगे क्या बोला था कि यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के, ठीक है, वैध वोटों कितना था मेरा, 5x था। प्रत्याशी ए को वैध वोटों का 8/15 वोट मिले हैं। ठीक है, यानी आपका ए को कितना मिला, 8/15 वोट मिला वैध वोटों का। तो यहाँ पास मेरा वैध वोट कितना हो गया, 15 वोट हो गया वैध वोट। अब उसमें से प्रत्याशी ए को 8 मिला है, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ वोट किसको मिला होगा,
प्रत्याशी बी को मिला होगा, और यहाँ पास आपका बोला क्या है, प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले। तो चलिए देखिए 15 वोट वैध था, जिसमें से 8 आपका मिल गया ए को, तो बी को कितना मिलेंगे, तो 7/15 मिलेंगे। क्लियर है, समझ रहे होंगे बात को। तो यहाँ पास आपका क्या 7/15, तो यहाँ पास आपका मैंने क्या वैध वोट माना था 5x, तो यानी आपका 7/15 वोट ये आपका बी के हो गए, और ये किसके बराबर होगा, तो 4900 के बराबर होगा। बस यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा। तो ये आपका 5 यहाँ से कट गया 3 बार में, और ये आपका 7 यहाँ से कट गया कितना बार में, 7 बार में, और यहाँ पास आपका 3 वहाँ गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 700 गुना 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, मैं यहाँ पास डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2100। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोटों की संख्या यहाँ पास कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पास आपका मैंने क्या बोला था 1/6 वोट थी, जिसमें से आपका 6 टोटल वोट थी और 1 आपका अवैध थी। ठीक है, अवैध थी, यहाँ पास आपका कोई काम का वोट नहीं था, तो यहाँ पास आपका टोटल वोट पूछा था, यानी 6x, तो क्या जाएगा आपका 6 × x, यानी आपका 6 से बस गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 6 6 2 12, यानी 12,600 वोट आपका टोटल वोट थे। क्लियर है, अगर आपसे पूछता कि अवैध वोट कितनी है, तो वही आपका x वोट ही आपका अवैध होती, यानी 2100 वोट आपका अवैध होती यहाँ पास। तो यहाँ पास आपसे पूछा था कुल वोट, तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका क्या बोला है, और देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पास आपका क्या बोला क्वेश्चन में। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द साइड अपोजिट द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर गिवन एज 3x + 3 एंड 2x + 5, फाइंड x। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पास कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कोई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका क्या बोला आपका जो साइड है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल का जो अपोजिट साइड है, उसका आपको दे दिया है, वो 2 साइड है। आपको क्या बोला है कि x का वैल्यू निकाले। तो सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बारे है होता क्या है, ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है, इसका आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, या इसका प्रॉपर्टीज है क्या। तो यहाँ पर सब देखिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा लैंग्वेज में। ये आपका कोई मतलब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें आपका क्या होता है, उसका दोनों एंगल बराबर होता है और एक एंगल आपका अलग होता है। ये कौन सा 2 एंगल बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल आपका बराबर होता है, यानी आपका ये वाला जो एंगल आपका अगर आपका x है, तो ये भी एंगल आपका x होगा, और आपका जो ये वाला एंगल होगा वो ये दोनों से अलग होगा, यानी मान लीजिए आपका y होगा। क्लियर है, अब आपको क्या बोला कि द साइड अपोजिट द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो ये जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका साइड अपोजिट, तो इसका साइड कौन हुआ, ये हुआ, और इस वाले कॉन्ग्रुएंट एंगल का साइड क्या कौन सा हुआ, तो ये वाला हुआ। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड बराबर होता है और एक साइड आपका अलग होता है। तो यहाँ पास आपका ये साइड अगर आपका x हुआ, तो ये भी साइड आपका x हुआ, और जो ये साइड हुआ तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पास मैं मान लेता हूँ फिर से आपका ये y साइड हुआ। तो बस इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सभी एंगल आपका इक्वल होता है, सभी साइड आपका इक्वल होता है। तो यहाँ पास आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्या बोला अब आपका कि यही जो 2 साइड है उसका आपको दे दिया गया, तो आपसे सिंपल सा x का वैल्यू पूछा है, यानी ये एंगल का आपका अपोजिट साइड कौन हुआ, ये, और ये एंगल का ये अपोजिट साइड हुआ। तो यही 2 अपोजिट साइड आपको दे दिया गया है, 3x + 3 और 2x + 5। तो बस यहाँ पास आप दोनों को आप भी इक्वल कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3x + 3 यहाँ पर इक्वल टू 2x + 5, यहाँ आपका 2x यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा आपका x हो गया, और 3 आपका यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या यहाँ पास बोला है और किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, मूलधन निकालने का क्या होता है, यानी आपका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 साल का अंतर वाले आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, तो क्या होता है आपका अंतर यानी डिफरेंस इंटू 100 गुना 100। 2 साल का मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल का भी होता है, और फिर आपका डिफरेंस इंटू 100 गुना 100, अब बटा क्या हो जाता है आपका r इंटू आर, यानी आपका दर इंटू दर, यानी रेट इंटू रेट। क्लियर है, तो ये आपका 2 साल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं और आपका आंसर 1 मिनट मतलब माफ कीजिएगा 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है आपका 225 है, तो 225 हो गया आपका 100 और गुना 100 हो गया यहाँ पास आपका, और रेट कितना था आपका यहाँ 5 था, तो बस 5 गुना 5, तो 5 5 25 हो गया, 25 का पढ़ा में 4 बार हो गया। तो अब देख लीजिए ये 400 आ गया, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये आपका देख सकते हैं ये आपका 400 हो गया, और 400 गुना 225। ठीक है, 225 गुना 400, तो ये हो जाएगा आपका 90,000।
ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए, अब आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं आपका डीआई में क्या बोला आपका, एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किया गया तापमान नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आपका क्या बोला जा रहा है डीआई में कि आपका जो एक विशिष्ट सप्ताह का दर्ज किया गया तापमान आपको दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे रविवार को 28 डिग्री आपका दर्ज किया गया, उसी तरीके से सोमवार को 32 डिग्री दर्ज किया गया, मंगलवार को 35, बुधवार को 30, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी सप्ताह का आपको दिन का यहाँ पर आपको तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, सिंपल सा आपका डीआई है। तो अब देखते हैं इसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना था। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, औसत तापमान पूछा है पूरे सप्ताह का। तो सिंपल सा क्या करेंगे, आपका सारा सप्ताह का औसत निकाल लेंगे। तो देख लीजिए पूरा सप्ताह का पहले आपका कितना हो जा रहा है योग, तो देखेंगे 8 2 10, 10 5 15, 1 16, 16 9 25, 25 9 34, 4 हो गया, 3 आपका कैरी हो गया, 3 2 5 8 11 14, 14 3 17, 17 2 19 और 19 2 21। तो कितना आ गया आपका पूरा सप्ताह का पूरा जोड़, तो 214 डिग्री आ गया। अब आपका औसत पूछा था तो 7 से भाग दे देंगे सिंपल सा। तो चूंकि आप देखिए 7 से भाग देंगे 214 का, तो देखिए आप लोग जानते हैं 210 आपका 30 बार में होता है, तो 30 तो आपका आएगा ही आएगा। अब आपका कितना बच गया, 4/7 बच गया। तो 4/7 क्या होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाता है, ये आपका 0.5 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सब इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए क्या बोला आपका, 4 अंकों वाला सबसे छोटी संख्या बताना है जो आपका एक वर्ग हो, यानी आपका एक स्क्वायर हो। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 1000 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका 10 का क्यूब है, ठीक है, मगर स्क्वायर नहीं है ये किसी का। फिर आप उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 1024 है। तो 1024 क्या है, ये आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 32 का स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 1081 है, 1081। तो इसको भी देखेंगे तो ये आपका 33 का स्क्वायर है। ये सिर्फ अब आपको फ्रेंड्स आपको स्क्वायर आना चाहिए तभी जाके आप इसको बना सकते हैं, वरना फिर आपका ये छूटने का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो 1064 है। तो ये किसी का आपका स्क्वायर नहीं है, तो ये आप ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया और शुरू में आपका ऑप्शन ऐसे कट गया। तो अब आपका ये या तो ये होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बोला, सबसे छोटी संख्या 4 का, चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 1024 है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या बोला आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दो संख्या बोला आपका, तो 2 है और 3 है अनुपात में। अब क्या बोल रहा है कि 12 घटा देने के बाद अनुपात कितना बन जा रहा है, तो 5 और 8 बन जा रहा है। तो कितना घटाने से, 12 घटाने से। तो पहले देखिए कितना बन रहा है, 5 और 8 बन रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि आपका इसमें देखिए कितना अंतर दिख रहा है आपको बाद में, जब आपका 12 घटाने के बाद में, तो इसमें 3 रेशियो का अंतर दिख रहा है। और शुरू में देखिए तो कितना अंतर दिख रहा है, तो ये आपका 1 रेशियो का अंतर दिख रहा है। तो भैया पहले तो आपको यहाँ पर अंतर को बराबर करना होगा ना, क्योंकि आपको बोला 12 घटाने के बाद आपका अनुपात ये हो रहा है, तो शुरू में जो अंतर होगा बाद में भी तो वही अंतर होगा ना, क्योंकि बोला है कि 12 घटा दिया जाता है और दोनों संख्या में 12 घटाया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं। तो यानी क्या होगा, आप इसको 3 से आप क्या करेंगे, यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ पर आप 3 से गुना कर लीजिए, तभी जाके आपका 3 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 हो गया, और ये 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो गया, और यहाँ पर आपका वैसी का वैसी उतर जाएगा। तो 5 और 8। अब देख लीजिए यहाँ भी आपका 3 का अंतर और यहाँ भी आपका 3 का अंतर। बस अब आपका खत्म हो चुका है। क्या बोला था, दोनों संख्या में से 12 घटा दिया जाए। तो देखिए यानी आपका 6 में से आपका 1 यहाँ पर दिख रहा होगा, कितना का अंतर दिख रहा, तो 1 रेशियो का अंतर दिख रहा, और वही 1 रेशियो क्या है, 12 के बराबर है। तो यानी आपका 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये 12 और ये आपका 6 वाला ही संख्या हो जाएगा। तो 12 6 कितना हो गया आपका, 72 हो गया, ठीक है। और ये आपका 12 9, तो ये हो गया आपका 108। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आप यहाँ से भी देखेंगे तो 9 से 8 हो गया, तो एक संख्या आपका घटा ना, तो आपको यहाँ 12 घट रहा था, तो यानी आपका 1 रेशियो 12 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से देखिए घुमा फिरा के आपका आंसर वही आने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। या फिर अगर नहीं समझ आया तो बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका 2x हो गया, ये आपका 3x हो गया, इसमें से आपका 12 घट रहा, दोनों संख्या में से 12 घट रहा, और तब क्या बन जा रहा है आपका 5/8 बन जा रहा है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू जो आएगा अब निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बेसिक हो गया, और वो आपका थोड़ा ट्रिक बोल सकते हो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है,
प्रतिशत लाभ में ज्ञात करें। तो देखिए क्या बोला आपका, पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 19/15 है। 19/15 है, मतलब अगर जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 15 होगा, और जो विक्रय मूल्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो ये आपका 19 हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा, लाभ बताइए। तो देख लीजिए, आपका जो आपका क्रय मूल्य है वो 15 रुपया, और जो विक्रय मूल्य है आपका कितना है, तो 19 रुपया है। तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 4 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा, प्रतिशत बताइए लाभ में। तो आपका किस में देखेंगे, तो क्रय मूल्य में देखेंगे, तो आपका 15 हो जाएगा गुना 100। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप यहाँ माफ कीजिएगा, ये तो कटेगा नहीं, 5 का पाड़ा में 3 कटेगा, 5 का पाड़ा में 20 कटेगा, ये आपका कितना आ गया 80/3। यहाँ 80/3 कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका ऐसे कटेगा, तो देखिए 60 तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा निकल के 60। देखिए 3 का पाड़ा में 2 हो गया, फिर आपका 2 0 26 ऐसे हो गया, और 2 0 कितना होगा, 2/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 67 लिखते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या आ गया, 26.67% आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या है आपका, कोसेक ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये आपका लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये आपका कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पास आपको ऑप्शन को देख के ही थोड़ा करना होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जा रही है आपका, सिंपल सा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जा रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये आपका कॉट होता है, तो कॉट ए स्क्वायर ए हो गया। क्लियर है, और आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आपका टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला है आपका, 4 + 2xy - 3x² और -5xy + x² -2xy² के योग में से इसको घटाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कोई इक्वेशन है दो ठो, जिसको क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को योग में से इस इक्वेशन को घटाए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास आप ये दोनों इक्वेशन को जोड़ लेना है, फिर आपको ये जोड़ने के बाद ये वाले इक्वेशन को बस घटा देना है। तो सिंपल से यहाँ पास हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या आपका 4 है, तो पहले क्या करता हूँ मैं 4 को लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पास आपका कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको लिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है आपका +2xy है, तो +2xy है, और यहाँ भी देखेंगे -5xy है। तो ये आपको इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका -3xy हो जाएगा। क्लियर है, अब आपका आगे क्या बोला आपका -3x² y²। तो यहाँ पास आपका क्या है +x² y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2x² y हो जाएगा। अब यहाँ पास मेरा सारा खत्म हो गया, एक आपका सिर्फ यहाँ बच गया ये वाला, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका -2x y²। तो यहाँ पास मेरे जोड़ने के बाद ये पूरा आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, इसके योग में ये वाले को घटाना है, तो यहाँ पास बस घटा दीजिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, मैं यहाँ पास कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस का साइन दूंगा क्योंकि घटाने बोला है, तो यहाँ मैं माइनस दिया। अब क्या आ जाएगा आपका 6x² y हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्या है, माइनस है, तो ये आपका माइनस मैंने जब दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 9xy² हो जाएगा। फिर आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3xy हो गया। अब आगे क्या है आपका -5 है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या 5 आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए आगे सबसे पहले क्या आपका नंबर है, तो नंबर को पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे भी आपको उसको घटा लीजिए, बस आप मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पास आपका नंबर है तो 4 है, यहाँ +4 है, और यहाँ पास क्या है +5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। अब जैसे +9 किए तो आपको तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ऑप्शन को जरूर ध्यान देके चलिएगा। तो +9 तो आपका आएगा ही आएगा इक्वेशन में। तो आप देखिए ये वाले बी नंबर इक्वेशन में देखेंगे तो -8 है, तो ये आंसर तो कभी भी होगा नहीं। यहाँ देखिए तो आपका कोई नंबर ही नहीं है, ये भी आपका आंसर होगा नहीं। और ये पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाले में -9 है, ठीक है, और मेरा क्या आ रहा है +9 आ रहा है, तो यानी आपका ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी बचा। जैसे कि आप देख सकते हैं +9 इसका आंसर में आ रहा है। तो बस आपको जरूरत नहीं है आगे देखने का, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ऑप्शन को अगर आप ध्यान देकर चलते हैं तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा समय बचने वाला। वरना अगर आप सोचिए आप अगर इसको पूरा करेंगे तो 10 से 15 सेकंड तो लगेंगे ही ना लगेंगे। तो यहाँ पास आप 10 से 15 सेकंड को आपको बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन को ध्यान में रख के सॉल्व करते चलिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पास मेरा आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला, अब आपका देखते हैं क्या बोला आपका 8 अवलोकनों का मध्य 10.5 है। यदि अवलोकनों में से 7 अवलोकन 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है तो 8वां अवलोकन ज्ञात करें।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका 8 अवलोकनों का मध्य कितना दिया है, तो 10.5 दिया है। तो चलिए 8 अवलोकनों का मध्य दे दिया आपको, तो पहले आप तो योग निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा, देखिए मीन और एवरेज का कॉन्सेप्ट आपका लगभग सेम ही होता है, आप लोग भी जानते हैं। वहां भी आपका जब मीन निकालना होता है यानी आपका मध्य निकालना होता है, क्या करते हैं हम लोग, सभी नंबर का योग करते हैं और फिर बाद में जितना नंबर रहता है उससे भाग दे देते हैं, यही करते हैं। और जब एवरेज का भी हम लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सभी का पहले सम कर लेते हैं, यानी सभी का आपका योग कर लेने के बाद फिर जितना संख्या रहता है उससे आपका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पास घुमा फिरा के बात दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या करेंगे हम लोग, आपका बोला है 8 अवलोकनों का मध्य दिया है, तो मतलब क्या करेंगे, 8 नंबर का पहले आप योग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 8 गुना 10.5 हो जाएगा यहाँ पास आपका। तो यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 40 और 10 = 84। तो ये क्या आ गया आपका 84 आ गया, ठीक है। यानी 8 जो आपका अवलोकनों का योग कितना है, तो 84 है। अब आपको क्या बोला, 7 अवलोकनों आपको दे दिया है, तो आपसे पूछा 8वां कितना है। तो देख लीजिए सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पास आपका। तो देखिए 7 और 3 10 और 10 और 15 कितना हो गया आपका, 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया यहाँ पास आपका। फिर यहाँ देखिए 17 और 12 कितना हो गया आपका, 19 और 29 हो गया, यहाँ 29 लिख लीजिए आपका, ये 19 आ गया और ये आपका 8 आ गया। तो जोड़ लेंगे 9 × 5 = 14, 14 9 23 हो गया, और 23 और 8 कितना हो गया आपका, 23 8 31 और 3 कैरी, 3 2 5 2 7 1 8। तो ये आपका 8 आ गया। यानी सभी का योग कितना आ गया, 7 अवलोकनों का 81 आ गया। तो बस आपका 8वां अवलोकन क्या होगा, तो इसमें से घटा दीजिए, तो क्या निकल के आ गया आपका 3 आ गया। यानी आपका 8वां अवलोकन क्या, 3। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका सरलीकरण से है, तो सरल बनाए तो सिंपल से क्या करना है, 7/16 भाग दिया हुआ, तो क्या कीजिए गुना कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गुना करते तो क्या होता है, ये चीज़ उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है इसका। यानी 32 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 28 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो आपका 8 आ गया, 4 आ गया। सॉल्व कर लीजिए। 16 का पाड़ा में 2 बार में कट जा रहा, 4 का पाड़ा में 2 बार कट जा रहा, फिर 7 का पाड़ा में 4 बार में कट जा रहा, और 4 का पाड़ा में ये 4 कट जा रहा। बात खत्म, कुछ बचा ही नहीं आपके पास। यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला आपका, इफ साइन थीटा 5/13 है तो कॉस थीटा आपसे पूछा है। तो आप लोगों को जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा आपका होता है क्या है, या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग वहाँ पर सबका क्या बोलते हैं, ये लंब बटा, ठीक है, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब बटा कन बोलते हैं। और आपको क्या पूछा, कॉस थीटा का पूछा है। और यहाँ पर देखिएगा ये आपका लंब बटा कन हो गया, तो ये आपका क्या है 5/13 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार निकाल लीजिए। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम से क्या होता है आपका, ये आपका यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एच स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आपका पी स्क्वायर हो जाता है। तो एच का देखेंगे तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर तो 169 और आपका 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 144 हो गया। तो 144 किसका है, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। तो ये आपका आधार कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आप लोगों को बताइए। तो देखिए आपका कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से आपका बेस बटा हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ पास आपका बेस कितना निकाला, अभी मैंने आपका आधार तो 12 निकाला, और हाइपोटेनस पहले से कितना था, तो 13 था, यानी कन 13 था, तो ये 13। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12/13। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, बी नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला आपका, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमी द्वारा 72 मीटर लंबी दीवारों को पेंट करने में कितना समय लगाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझिए क्या बोला आपका, कोई 4 आदमी है, 96 मीटर लंबी दीवार है कोई, ठीक है, 96 मीटर कोई लंबी दीवार को 4 आदमी आपका 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि 6 आदमी द्वारा 72 मीटर आपका लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकेंगे। तो यही आपसे पूछा गया। तो आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, MDH, यानी आपका MDH बराबर किसका होता है, तो M1D1H1, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं, मगर यहाँ पास आपका वर्क भी होता है, तो ये आपका बटा वर्क, यानी आपका वर्क W1। यहाँ पास आपका M क्या होता है, आप लोग जानते हैं आदमी होता है, और D क्या होता है, ये दिन होता है, जो आपका वो द्वारा जितना आदमी के द्वारा आपका काम हुआ जा रहा। और ये H क्या होता है, तो ये H होता है आपका, मतलब आपका कोई काम को कितने घंटे में भी कर रहा है, एक दिन में। तो मतलब ये तो आपका दिन दर्शा ही रहा है, और एच आपका क्या दर्शाता है, वो आपका कितने घंटे उस दिन में काम कर रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि आपका वो 6 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, तो उस तरीका से यहाँ पर आपको एच का यूज़ करना होता है, ठीक है। और इसी तरीका से आपको यहाँ पास अलग है, अलग आदमी का जैसे आपको पूछा जाता है कि आपका 6 दिन, जैसे आपका यहाँ पास क्या है 6 आदमी का पूछा गया, तो यहाँ पास आपका वो आदमी का दिखाता है। फिर D1 में आपका दिन है, और आपका एच क्या है, तो उन लोगों का घंटा दिखाता। और W1 क्या है, तो W1 फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, W होता है आपका वर्क,
मतलब अब कितना वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पास आपका 96 मीटर लंबी दीवार में आपका पेंट कर रहा था, ठीक है, और यहाँ आपका कितना कर रहा था, तो 72 मीटर दीवार में कर रहा था। तो यहाँ पास आपका क्या होगा, ये 72 वाला होगा और ये आपका 96 होगा। समझ गए। अगर आपका कोई काम को बोलता है कि कोई एक ही काम को कर रहा होता है, तब क्या होता है उस समय, ये हम लोग इसको 1-1 समझते हैं, इसलिए आपको हम लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पास आपका काम अलग अलग है, तो यहाँ पास आपको पुट कर लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो ये आपका 4 आदमी काम कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर समय मतलब आपका घंटा कुछ है नहीं, तो यहाँ पास कुछ नहीं देंगे, और 96 मीटर को काम कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 आदमियों काम कर रहे हैं, और कितना दिन आपका पूछा यही वाला, तो ये आपका 72 का बस बराबर होगा। तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए 12 12 6 72 कट जा रहा है नीचे से ही, 12 8 96 हो गया। फिर देखेंगे 4 2 8 है, देखिए 4 2 8 है और 8 है, कट गया आपका, खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए 6 और 6 कट गया, तो बताइए डी का वैल्यू क्या आया, तो डी का वैल्यू आपका 1 ही आया, यानी आपका 1 दिन में ही वो लोग काम खत्म कर लेंगे, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला किस तरीका से होता है, तो इसी तरीका से आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत खाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपके क्या बोला आपका, यदि 5 संख्याओं का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यदि कोई 2 संख्या का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। चलिए मान लेता हूँ मैं कोई 2 संख्या है, आपका x है y है। अब क्या बोला, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल की बात की जाए, यानी आपका क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब क्या बोला, 2 संख्या का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, यानी इनका योग क्या हो रहा है, यानी x प्लस वाई हो रहा है। अब क्या बोला आपका, ध्यान से पढ़िएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग का, यानी किनके योग का, इनके योग का 3 गुना है। बात को समझ गए, यानी 3 गुना है। तो अब देखिए यहाँ पास मैं इक्वल कब करूंगा, कि जब मैं दोनों को मैं इक्वल कब कर सकता हूँ, ये तो आपका ऑलरेडी 3 गुना है बता रहा है इसको, क्योंकि बताया क्या गया है कि ये इसका गुणनफल इसका 3 गुना है। तो जब मैं इक्वल का साइन दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी मुझे 3 गुना करना होगा, तभी जाके मैं ये इक्वल को यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो बस यहाँ आपको सेटिस्फाई, यही चीज़ किसी लोगों को समझ नहीं आता फ्रेंड्स। यहाँ पास बस आपका इक्वल हो गया, क्योंकि क्या करते हैं लोग यहाँ पास, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्या करते हैं 3 गुना करना होता है तो यहाँ पास कर देते हैं। तो यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ तो खुद बोल दिया कि जो इसका गुणनफल है वो 3 गुना है आपका योग का। तो बस जब आप इक्वल का साइन दिए, इसका मतलब समझिए इक्वल यहाँ जितना है अब यहाँ भी उतना ही है। तो बस यहाँ पास मैंने 3 गुना कर लिया। अब बस यहाँ पास क्या बोला आपका, तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बात कीजिए। तो एक संख्या आप मान लीजिए 12 आपका ये दे दिया हुआ है, तो यहाँ पास अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास अब क्या होगा, मैं इसको सारा को हटा देता हूँ फिलहाल आपका। तो क्या आपका 12 गुना वाई, और यहाँ पर क्या होगा 12 प्लस वाई, और ये आपका 3। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आ गया 12 वाई आ गया। यहाँ पास आपका कितना आ गया आपका, यहाँ से आप काट सकते थे फिलहाल यहाँ पास, तो कोई बात नहीं, 12 3 36 और 3 वाई हो गया। और ये आपका वाई है 3 वाई है, वहाँ चला जाएगा तो क्या होगा आपका 9 वाई, और 9 वाई इक्वल टू 36 हो गया। तो यहाँ पर 9 9 कटिएगा तो 4, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हुआ आपका 4 हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला अब आपसे, 7 भुजाओं वाला एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला आपका, 7 भुजाओं वाला एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, आपसे पूछा है। यानी आपको कोई एक पॉलीगॉन है, ठीक है, मैं आपको बताऊं 7 भुजा वाला का बात किया गया, यानी आपका जिनका 7 साइड होगा, ठीक है, 7 साइड वाला का आपका कोई पॉलीगॉन है, जिसका पूछा है आपको आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यानी आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई 7 भुजा वाला आपका बहुभुज का मैं बना भी देता हूँ, कोई पॉलीगॉन है कुछ इस तरीका से, यहाँ पास आपका इस तरीका से, जिसका 7 साइड हो, यानी 7 भुजा हो, तो इस तरीका से आपका कोई एक है, देख सकते हैं ये आपका 7 भुजा वाला कोई है आपका, यहाँ पास आपका बहुभुज, यानी आपका कोई पॉलीगॉन है। आपको क्या बोला है, डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यानी आपको इंटीरियर एंगल पूछ रहा है और सभी का योग पूछा है, जिसका आपको अब निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला होता है जिससे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या फार्मूला होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका n-2, ये आपका ब्रैकेट में और गुना 180। अब यहाँ पास आपका n कितना है, तो ये n आपका भुजा होता है, मतलब आपका n आपका साइड होता है। अगर आपको बोल देता क्वेश्चन में कि 8 भुजा वाला का बताओ, तो आपको n का जगह में 8 डालना होता है। अगर आपको जितना भी भुजा वाला का पूछे आंतरिक कोणों का योग, तो आपको इसी तरीका से करना होता है। यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 7 भुजा है, तो आपका 7 से 2 चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया, 5 गुना 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18×5 90, यानी 900, यानी 900 डिग्री होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पास आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका 180, आप चाहे तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्या होता है, अंदर का तीनों कोण मिला के तो 180 होता है। तो आप यहाँ पर खुद से चेक कर सकते हैं 180 का है। तो देखिए 3 को भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा में से 2 भुजा जाकर क्या हो जाएगा आपका, 2 चल जाएगा तो 1 होगा। तो 1 गुना 180, तो ये क्या दिया आपका 180 ही दिया ना, तो इसलिए ये आपका फॉर्मूला है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स आपका फिलहाल। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, सलीकरण से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या आपका 4√18 है प्लस 7√32 है माइनस 2√50 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप √18 को बाहर निकाल लीजिए, जितना बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे √18 का जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो 3√2 हो जाएगा। क्लियर है। अब किस तरीका से हो रहा है तो आप लोग जानते होंगे, 18 जब आपका 18 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 9 3 3, तो यहाँ से आपका 3 3 तो निकल जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा आपका 3√2। तो इस तरीके से सभी को निकाल लेंगे यहाँ पास आपका। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू क्या हो गया आपका ये 3√2 हो गया, फिर आपका प्लस है, फिर आपका 7 हो गया इंटू, अब 32 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया आपका, तो ये आपका 4√2 हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 4 चौके 16 और √2 का कितना हो जाएगा 2, यानी 16 2 32 हो जा रहा है, यानी सही है। फिर आपका क्या है आपका -2 इंटू √50। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपको बाहर निकलेगा कैसे, 5√2 निकलेगा। देख सकते हैं चेक करके, 5 5 25 और 25 2 50, तो यानी ये भी सही है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो बस सबको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। तो यहाँ क्या है 4 3 12, यानी 12 और 7 चौके 28, और यहाँ पर क्या 5 2 10, तो -10, तो क्या हो गया 28 और 12 30 40, और 40 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30, यानी आंसर क्या हो गया, क्या होगा 30√2। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला आपका, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग भी जानते होंगे। क्या बोला आपका, कोई एक आयत का परिमाप आपको दे दिया, कोई आयत है आपको इसका परिमाप दिया, तो मतलब परिमाप आप लोग भी जानते हैं, ये वाला पूरा दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है। आपको क्या बोला, इस यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा लंबाई ज्ञात करें। यानी आपको ये वाला जो भुजा है वो ये वाला है, यानी इसका चौड़ाई आपको 4 दे दिया गया है, तो आपसे क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये आपका 2l + b इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये परिमाप का फॉर्मूला है, तो ये किसके बराबर है, जो कि आपको परिमाप दे दिया 28 के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 2 पहले ही काट दीजिए आपका, तो क्या हो गया आपका 14 हो गया, यानी आपका लंबाई प्लस चौड़ाई मिला के 14 होना चाहिए, जिसमें से आपका भुजा एक 4 दे दिया है, तो आपका एक आपका लंबाई क्या होगा, तो सिंपल सा पता आपको होना चाहिए 10 होगा सीधा सीधा, क्योंकि दोनों आपका मिला के 14 होगा और एक भुजा आपका ऑलरेडी 14 है। तो यहाँ पर आपका लंबाई क्या आ गया 10 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पुल की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं आपका स्पीड डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, पुल का लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही पुल का लंबाई आपको बताएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बोला, आदमी का आपको क्या बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो चलिए मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो ये आपका डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू टाइम। आपका क्या है आपका स्पीड, तो 5 है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप उसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, या मैं आपको बार बार बता चुका हूँ यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 5, अब कैसे करते हैं किलोमीटर पर मतलब मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका 5/18 से इसको गुना कर लेते हैं, और आपका ये हो गया मेरा क्या, ये आपका स्पीड हुआ है। अब आपका गुना समय, और समय कितना है आपका 18 मिनट है। अब 18 मिनट है तो आपको पहले सेकंड में लाना होगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा आपको सभी को। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 60 से, तभी जाकर आपका सेकंड आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 18 ऐसे ही कट गया, आपका 5 5 25 हो गया, यानी 25 गुना 60, तो 25 6 कितना होता है आपका 150 होता है, यानी 150 और एक 0 यानी 1500 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपको क्या बोला है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है।
यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी थी। तो देखिए सिंपल टाइप का क्वेश्चन, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है जो 3 साल के लिए 7% का वार्षिक ब्याज दर से आपका पैसा ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, उसका टोटल जो 3 साल का ब्याज होता है वो कितना है आपका 85,966 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है कि वो आदमी कितना राशि लिया है आपका उस बैंक से, यानी आपका मूलधन आपको यहाँ पास निकालना है। तो देखिए अब बात को समझिएगा, समय कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, ब्याज दर कितना दिया है तो 7% का ब्याज दर है, और पूरा कितना ब्याज हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी आपका CI कितना दिया हुआ है आपका, तो 85,966 रुपया हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी आपका मूलधन पूछा है कि वो कितने बैंक से आपका लिया। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब मैं यहाँ पास बोलना चाहता हूँ कि देखिए आप इसको यहाँ पास बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर परसेंटेज का बेसिक मेथड आप समझ रहे हैं अच्छा से तो आप इसको परसेंटेज पे बेस भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बस आपका समय कम लगना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था चक्रवृद्धि ब्याज में, देखिए अगर आपको 3 साल के लिए 7% का ब्याज दर से अगर आपको पता है कि पूरा 3 साल में कितना ब्याज लगने वाला है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो फ्रेंड आप उसके बाद इसको बहुत जल्द से जल्द बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आपका 3 साल के लिए 7% का ब्याज दर आपका टोटल जो लगने वाला है वो आपका लगेगा 22.5043, यानी आपका 22.5043% लगेगा पूरा 3 साल का ब्याज। बात को समझ गए। तो ये चीज अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स अब आपके पास कुछ नहीं बचा यहाँ मैथ में, ये आपका जो पूरा कितना ब्याज दर लग रहा है, मतलब पूरा कितना ब्याज प्रतिशत लगेगा, तो 22.5043% आपका पूरा ब्याज दर लगेगा मूल राशि का, मतलब मूलधन का, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस आप यहाँ पास आप मूलधन निकाल दीजिए, यानी आपका 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है फ्रेंड्स तो फिर आपका कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट जो आपका रेट होते हैं आपको उसका कम से कम 3 साल का पता होना चाहिए। 5 का, जैसे आपका 10 का पूछा आपको पता होना चाहिए, 10 का, 20 का, फिर 8 का, ये सभी जो नंबर है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पास आपका क्या बोला, कितना ब्याज हो रहा है 3 साल के लिए, तो ये आपका हो रहा है 22.5043% हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से निकालते हैं। आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, तो मैंने बताया था x + y + x × y बटा 100। ये 2 साल का करते करते आपको जितना साल का बोलता है वैसे निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पास आपका 7% का ही ब्याज दर लग रहा था तीनों साल के लिए, तो 7 तो कितना हो गया ये आपका 7 7 14 हो गया, और 7 7 49, और 49 बटा 100 कितना हो गया आपका ये 14.49, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है, तो 14.49। तो आपसे 3 साल का पूछा था यहाँ पास आपका, फिर से आपको क्या करना होता, वही फॉर्मूला में आपको डालना होता। तो यानी आपका 49 + 7, और फिर आपका यहाँ पास क्या होगा फॉर्मूला में, ये गुना ये, यानी आपका 14.49 × 7 बटा 100। तो यहाँ ये आपका निकाल के देगा पूरा 3 साल का, जो कि क्या आएगा आपका 22.5043% ही आने वाला। अगर आपको ये पता है पहले से तो आपको ये सब निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मेरा 3 साल का पूरा कितना ब्याज लगने वाला है मूलधन का, तो 22.5043% लगने वाला है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ जो ये आपका 22.5043% है वो किसके बराबर है, तो पूरा ब्याज के ही बराबर है। तो बस यहाँ पास आपका ये इसको बराबर कर लिए। तो बस आपको क्या बोला था, मूलधन बताइए, तो मूलधन क्या होगा, वो 100% होगा। तो देख लीजिए, बस आप इसको यहाँ नीचे ले आइए 22.5043। ठीक है, यहाँ पास आपका गुना 100 से कर लीजिए, बस आपका ये आंसर दे देगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका करीब करीब पूरा आ जाएगा 3,81,999 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप अप्रॉक्स में आप इसको बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,82,000 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ आया होगा। अब वरना अगर आप सोचेंगे रेशियो मेथड से, अगर जिन लोगों को पता है तो अगर रेशियो से करने जाएंगे आप इसको तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप इसको खुद देख सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर बात करें फॉर्मूला में अगर डालेंगे तो उसमें भी फ्रेंड्स काफ़ी समय लगने वाला है। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता है 3 साल का कि कितना पूरा ब्याज दर होगा तो फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं बचता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए फिलहाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, आपका डीआई से फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ये आपका डीआई का क्वेश्चन जो था इंग्लिश में था। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ क्या है आपका डीआई में। डीआई में क्या बोला आपका, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट सेल्स इन मिलियन ऑफ 4 कंपनीज फॉर 5 ईयर। तो देखिए आपको क्या बोला, जो टेबल जो दर्शाया जा रहा है वो आपका कोई कंपनी का आपका सेल दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए बिक्री दिखाया जा रहा है
चार कंपनी का 5 साल के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे कि कोई कंपनी है टीओ, ठीक है, टीओ का 5 साल के लिए आपको सेल बताया गया। जैसे 1984 में उसका बिक्री दिखाया है, 1985 में दिखाया है, 1986, 87, 88, ये 5 साल का आपको बताया जा रहा है कंपनी का कितना बिक्री हुआ। जैसे देखेंगे 1984 में 350 मिलियन का सेल हुआ है टीओ कंपनी का। उसी तरीके से सभी कंपनी का यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। डीआई तो सिंपल सा डीआई है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल सेल ऑफ केओ एंड एचओ इन द लास्ट 3 ईयर। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना अंतर होगा केओ कंपनी का और एचओ कंपनी का पिछला 3 साल का। ठीक है, बात को समझिएगा, पिछला 3 साल का बात किया गया है। तो पिछला 3 साल कौन होगा, 1988 होगा, 87 होगा और 86 होगा। ठीक है, और कौन कौन कंपनी का बात किया गया, केओ और एचओ। तो केओ कंपनी मेरा यहाँ है, तो 3 साल का पहले उसका देख लीजिए कितना का बिक्री कर रहा है, आपका सेल कर रहा है। तो यहाँ 250 है, यहाँ आपका 270 है और ये आपका 300 है। तो ये आपका मिलियन में है, तो यहाँ पास मैं मिलियन को हटा के रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 0, 7, 5, 12, 3 तो 5, 3 तो 5, 2 7 और 1 8 हो गया, यानी आपका 820 हो गया। ठीक है, ये आपका केओ कंपनी का 3 साल का आ गया। अब आपका एचओ का निकाल लेंगे, एचओ का कहाँ है, तो ये वाला उसका ऊपर में है, ये इसका 250 हो गया, 225 और 350। तो इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया 5, 5 2 7 और 7 5 12, लगात में 1, 3 2 5 और 1 7 1 8। तो ये आपका एचओ कंपनी का आ गया कितना, तो 825 मिलियन और केओ कंपनी का 820 मिलियन। तो आपका इसी का अंतर पूछा है, तो कितना का अंतर दिख रहा, सिर्फ 5 का अंतर दिख रहा है, यानी 5 मिलियन का अंतर दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका फिर से डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब क्या बोला आपका क्वेश्चन में कि कौन सी कंपनी 1985 से 1988 से अपनी बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है। क्या बोला, बात को समझिएगा, कौन सा ऐसा कंपनी है, ये 4 कंपनी में जिसमें आपको बताना है कि 1985 से लेके 1988 के बीच में अपना जो आपका वृद्धि में, वो आपका क्रमिक वृद्धि में आपका दर्शाया जा रहा है। मतलब आपका बिक्री जो है वो आपका हर समय, मतलब हर साल उसका बढ़ता ही जा रहा है। यही आपसे पूछा है, तो आपको देख के बताना होगा यहाँ पास। तो देखिए अगर मैं टीओ कंपनी की बात करूं तो क्या देखिए यहाँ पास क्या बोला, 1985 से 88 के बीच में, मतलब ये 85 से आपको देखना है कि इसका वृद्धि बढ़ रहा है एक क्रमिक में कि नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए टीओ कंपनी का देखेंगे 1985 में कितना था बिक्री, तो ये आपका देख सकते हैं 400 है, 400 के बाद डायरेक्ट 300 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या बोला आपको, बिक्री में क्रमिक वृद्धि दर्शाने वाला कौन कंपनी आपका क्रमिक वृद्धि दर्शा रहा है। तो यहाँ तो देख रहे 400 से 300 हो गया, तो ये तो आपका वृद्धि हो ही नहीं रहा, यानी आपका ये तो होगा नहीं कंपनी। फिर एचओ कंपनी की बात करेंगे तो देखिए 1985 से देखिएगा 220 से 250 हो गया। तो चलिए कुछ तो वृद्धि हुआ है आपका, कुछ प्रतिशत वृद्धि हुआ है। फिर आपका 250 से 225 हो गया, फिर तो देखिए अब फिर से घट गया, यानी आपका ये भी कंपनी नहीं होने वाला है। अब केओ कंपनी का देखेंगे तो देखिए 210 था आपका, 210 से 250 हुआ, बढ़ा, फिर 250 से 270 हुआ, फिर 300 हुआ। तो देख लीजिए ये कंपनी आपका पूरा बढ़ता गया पूरा आपका क्रम में, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आपका यो कंपनी का भी देख सकते हैं 240 से 150 हो गया, तो डायरेक्ट कट गया यहाँ पास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड केओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या बोला आपका, यदि 68.04 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या बोला है आपको, 68.04 क्विंटल चावल है जो कि आपको कितने आदमी को बांटना है, तो 3780 लोगों में वितरित करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कुंटल चावल कितना होता है, तो ये आपका 100 kg के बराबर होता है। बात को समझिएगा, एक कुंटल चावल आपका 100 kg के बराबर होता है। यहाँ पर आपका कितना है, तो 68.04 कुंटल है, यानी आपका 68.04 कुंटल चावल है। तो इसको किलो में बदल लेंगे, तो गुना 100 से करेंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आपका नंबर क्या आ गया, आपका डायरेक्ट ये पूरा आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ ये आपका 6804 किलो ये आपका पूरा चावल है केजी में। आपका क्या बोल रहा है, 3780 के बीच में वितरित करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इतना से इसको भाग दे दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखेगा, देखिए 3780 आदमी है और 37 का आप दुगुना करेंगे तो क्या होगा आपका 74 ऐसे ही चल जाएगा। तो ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 3780 आदमी है और 6804 kg आपका चावल है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आपका 1 किलो तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ पास आपका 7400 मतलब 7400 मतलब आपका 7400 नहीं 7560 होता, तब आपका एक व्यक्ति को कितना मिलता, 2 किलो मिलता।
बात को समझ गए? यानी 1 किलो तो आपका मिलेगा ही और 2 किलो से कम मिलेगा। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन में सिर्फ एक ही, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा 1.8 किलो। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 180 किलो बोला है और यहाँ आपका सिर्फ बोला 1.08 है, यानी 1 किलो 800 ग्राम। तो बस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पास ऑप्शन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, आपका समय जरूर बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए क्या बोला है आपका, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 उम्मीदवार उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया और उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया। और यहाँ देखिए क्या बोला आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला, उसी काम को बोला। और मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, MDH बटा क्या बताया था मैंने आपको, MDH इक्वल टू M1D1 और H1 हो जाएगा। और आपका नीचे क्या होता है, टाइम होता है। अब यहाँ पास क्या बोल दिया, उसी काम को, मतलब आपका जो काम है वो आपका दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पास आपका 1 ही 1 होगा, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस अब इसको डाल लीजिए सिंपल सा। और 7 घंटा भी बोल दिया है, तो यहाँ आपका M कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पास आपका, तो ये आपका 30 हो गया। फिर आपका D कितना दिया दिन, 15 दिन, और H कितना है, 7 है। और इस तरीका से यहाँ पर आपका क्या है, तो M कितना दिया 25 और D कितना दिया आपका ये 12 दिन, और आपसे पूछा क्या है कितने घंटा। तो यहाँ पास आपका X मान लीजिए इसको थोड़ा देर के लिए, मैं नीचे यहाँ लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 25 गुना 12। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 का पाड़ा में ये आपका 3 बार में कट गया, 5 का पाड़ा में ये 5 बार में कट गया, 5 का पाड़ा में ये 6 बार में कट गया, और यहाँ पर आप देखिए 6 का पाड़ा में 2 बार में कट गया। क्लियर है? अब कितना आ गया आपका, 21। ठीक है, 21/2। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपका 10.5, यानी आपको प्रतिदिन 10.5 घंटा काम करना होगा, तभी जाके आपका काम खत्म होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक पिता अपने संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2-3-5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होता है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। क्या बोला आपका, कोई एक पिता है, अपनी संपत्ति को अपने पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात, 1/3 रखने के पश्चात मतलब अपना वो पत्नी को भी पैसा देता है, 1/3 दे दिया पैसा, मतलब एक मान लीजिए जिसका कुल पैसा था वो आपका 3 था, जिसमें से अपना पत्नी को 1 दे दिया है, तो बचा कितना, 2 बचा। बस यही पैसा को अब उसके बाद वो अपने बच्चों में बांटा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है अपने पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात, यानी 1/3 भाग जब रख दिया तो कितना रख दिया, 1 आपका रेशियो रख दिया, तो बचा कितना, यानी 2 ही आपका वो अपने बच्चों में बांट रहा। तो यहाँ पास मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पास क्या x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x है, तो यानी कि क्या हो गया आपका 2x हो गया। तो बस अब आपका 2x में बंटवारा होगा सभी में। तो अब देखिए 2x में किस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो 2-3-5 अनुपात में बांटा जा रहा है। क्या बोला साथ में आपका, यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो देख लीजिए पहले पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे, उस आपका इतने पैसे में पहले पुत्र को मिलेंगे आपका गुना 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2-3-5 और 5-5 10, ये 10 इसी अनुपात में मिल रहा है वो लोगों को पैसे। अब ये किसका पैसा कितना मिल रहा था, तो 48,000 मिल रहा था। तो बस मैंने इसका बराबर कर लिया पूरा पैसा को। तो यहाँ सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ देखिए एक 0 यहाँ है आपका, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं गुना 10 कर ले रहा हूँ और इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए 2 2 4 है और 4 को मैं डायरेक्ट काट ले रहा हूँ यहाँ 12 बार में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका यहाँ पास, तो 12 यानी आपका 1,20,000 आ गया। ठीक है, यार ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू आ गया आपका 1,20,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्या पूछा था, उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति कितनी थी, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1/3 था। ठीक है, यही संपत्ति में आपका 3 पूरा टोटल संपत्ति था, जिसमें से आपका पत्नी को 1 भाग दे रहा था। तो आपका कितना कुल संपत्ति 3 है, तो यानी आपका 3x था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू है और आपका गुना 3, तो 12×3 = 36, यानी का कुल संपत्ति कितना था, तो 3,60,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3,60,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 363 मीटर, 528 मीटर तथा 693 मीटर है। सबसे लंबा टेप को निर्धारित करें जो कमरे के 3 आयामों को स्पष्ट माप कर सके। तो फ्रेंड देखिए इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये क्वेश्चन मुझे बना के कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कोई कमरा का बात किया जा रहा है और आपको बोल दिया कि 500 जो उसका लंबाई है वो कितना है, 363 है, 528 है और 693 मीटर है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, सबसे लंबा टेप। तो जानते हैं मैंने आपको क्या बताया था, सबसे लंबा टेप कौन होगा, यानी ये तीनों जो आपका मीटर का होगा, जो उसका HCF होगा वही सबसे लंबा मीटर होगा जो तीनों को नाप सकता है।
तो बस यहाँ पर आप तीनों नंबर का आप एलसीएम निकाल, मतलब माफ कीजिएगा एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखूंगा किसका आंसर सही होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला आपका, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? तो चलिए आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। कोई आपका ट्रेन पार कर रहा है, कोई रेलगाड़ी, मतलब आपका कोई ट्रेन है जो आपका प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला आपका, तो आप लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और आपका यहाँ पर डिस्टेंस अब क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका ट्रेन का लंबाई होगा और प्लस साथ में आपका वहाँ पास प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पास आपका कोई प्लेटफॉर्म होगा, अगर उसको ट्रेन जब पार करेगा तो ये देखिए, ट्रेन जब आपका यहाँ से आएगा तो ये इतना दूर पे तो पूरा पार करेगा ना, बात को समझिएगा। ये जब पूरा पार करेगा तो इतना दूर तक पार करेगा, यानी जो मेरा डिस्टेंस होता है वो ट्रेन को भी लेते हैं और आपका वो प्लेटफॉर्म को भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका 210 मीटर लंबा है ट्रेन, तो 210 मीटर हो गया। अब प्लस प्लेटफॉर्म का कितना लंबा बोला था, तो 150 मीटर बोला था, तो ये आपका 150 हो गया। अब समय कितना लग रहा है, तो आपको यही निकालने बोला है, तो यहाँ पर टाइम को मैंने रख लिया। और ये आपका स्पीड है, और स्पीड क्या है, तो आपका बोला 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में लेकर आना है। तो कैसे करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पास आपका हो जाएगा, ये देखिए 9 का पारा में 2 बार में, 9 का पारा में 12 बार में, यहाँ पास आपका काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 बार में हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा आपका आ गया 6×5 = 30, यानी 30 आ गया। क्लियर है? और यहाँ पर कितना आ गया आपका 150 और 210 से कितना हो जाएगा आपका 260, 360, तो ये 360/t। अभी चूंकि मैं टी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ और 30 को यहाँ ले आ रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट काट लीजिए ना, यहाँ से 0 0 कट गया, 3 का पारा में 12 बार में कट गया, तो यानी टी कितना आ गया आपका 12 आ गया, यानी 12 सेकंड लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए सलीकरण से है, तो यहाँ पास आपको क्या बोला है, x+y, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, आपका 11/28 ही इसका आंसर होगा। सिंपल से आपको दिख रहा है, कैसे होगा 11/28, मैंने कैसे बोल दिया, तो देखिए क्या बोला है आपका 1/x = 4 है, तो 1/x = 4 है। और यहाँ पर आपका क्या है 1/y = 7 है, तो आपसे पूछा x+y का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1/x/4 मतलब 1/x = क्या है 4 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा। सिंपल सा दिख रहा, पता चल रहा। और y का वैल्यू यहाँ क्या होगा 1/7 होगा, क्योंकि ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो बस अब यही तो आपको पूछा है, ये आपको दोनों को सम कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या है 7 का एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट 28 हो गया, और 7 4 11 हो गया, तो बस आंसर क्या हो गया आपका 11/28, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन तो फिर से इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला, समझने का चीज़ है। क्या बोला आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 times इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 times इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का बनते हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं फिलहाल, तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री से अगर बड़ा है, ठीक है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको बोलते हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर वही बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो आपको क्या बोला है कि एक एंगल को आप मेजर कीजिए जो आपका 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो कोई एंगल होगा, मान ली थोड़ी देर के लिए आपका कोई एक्स एंगल है, इसका 4 गुना होने के बाद भी वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल का ही कहलाए। बात को समझ गए? यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोई एक एंगल बताइए जिसका 4 टाइम्स भी हो जाए तो भी आपका वो सप्लीमेंट्री ही अपना कहलाए। तो बस यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ आपका 45 डिग्री है, तो 45 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो गया आपका 45 2 90 और 90 90 180, तो देख लीजिए ये आपका 180 डिग्री आ गया। मैंने क्या बोला था 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मतलब आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। सीधा बात खत्म। चलिए ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 36 का देखेंगे तो 36 2 72 और 72 2 144, तो 144, तो जी हाँ ये तो आपका इसका आंसर बन सकता है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का
90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये भी ऑप्शन देखेंगे तो 90 है, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 90 चौके क्या हो गया 360 हो गया, तो होगा ही नहीं। और 58 है, 58 में 116 और 116 200 पे पर एक बार पार चल गया, ये भी आपका ऑप्शन में आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, तो इसका ऑप्शन बी। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल्स बिछाई जानी है। एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल का ही उपयोग की जानी है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस समझने का वाला क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पास आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 90 का HCF निकाल दीजिए, यानी आपका महत्तम संप्रवर्तक निकाल दीजिए, तो आपका 18 चौके 72 हो जा रहा है। ठीक है, 18 चौके 72 और 18 पचे 90, यानी इसका महत्तम संप्रवर्तक क्या होगा 18 होगा, तो यानी इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर समझिए आपका बोला क्या गया था और आपने निकाला क्यों। ठीक है, मेन चीज़ आपका ये वाला आपका समझने का है। तो देखिए क्या बोला था आपका, कोई आपका एक फर्श है, मान लीजिए कोई आपका इस टाइप का फर्श है जिसका क्या बोला 72 मीटर लंबा फर्श है और जो चौड़ाई है वो आपका 90 मीटर से है। तो अब आपको क्या बोला था कि एक टाइल का अधिकतर आकार, मतलब आपका जो एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल्स का ही उपयोग की जानी है। मतलब आपको एक अधिकतर लंबा वाला आपको टाइल्स बताना था जो आपका ये पूरा जो आपका जो फर्श है उसको पूरा कवर कर दे, मतलब आपका पूरा बिछा दे, और सिर्फ एक ही टाइल्स का मतलब जो आपका टाइल्स का बात किया जा रहा है जो अधिकतर आकार वाला, सिर्फ उसी टाइल का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया क्या, यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल्स का ही उपयोग की जानी चाहिए। बात को समझ गए। मान लीजिए अगर कोई टाइल्स है आपका इस तरीका से, तो सिर्फ इसी टाइल्स का प्रयोग करके आपको वो पूरा फर्श को पूरा आपका बिछाना है। तो यहाँ पास आपका कोई दूसरा टाइल्स को यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पास आपका 72 मीटर वाला आपका मतलब लंबाई में था और चौड़ाई में कितना था, तो ये आपका 90 मीटर था। तो यहाँ पास आप अधिकतम वाला कौन सा देगा, जब आप इसका मतलब HCF निकालेंगे, जब आपके आपको इसका महत्तम संप्रवर्तक निकालेंगे, तो वो आपका क्या दिया 18, यानी आपका 18 वाला जो आकार का टाइल्स है वो आपका अधिकतम है इस एरिया के लिए, मतलब आपका इस आपका फर्श के लिए ये अधिकतम आकार का टाइल्स है जो आपका ये आपका पूरा इस फर्श को बिछा देगा टाइल से। ठीक है, तो इसलिए आपका हम लोग यहाँ पास HCF ही निकाले। बात को समझ गए। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जा रहा है इसलिए आपका 18। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, एक दुकानदार 20 कुर्सियाँ बेचकर 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर तो आपका 25% ऐसे ही दिख जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला आपका, एक दुकानदार 20 कुर्सियों को बेचकर 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, सिर्फ समझने का चीज़ है। आपका 20 कुर्सी को बेच रहा है तो 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य का बराबर लाभ कमा रहा है। तो कितना लाभ कमा रहा है, हम लोग जानते हैं जो आपका लाभ होता है वो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये आपका जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर होता है। बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा था वो किस तरीका से लाभ हो रहा था, तो ये आपका 20 कुर्सियों को बेच रहा था। ठीक है, यानी आपका 20 सेलिंग प्राइस में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 SP। ठीक है, 20 आपका जो सामान का जो दाम था उसको बेच रहा था। अब माइनस क्या हो रहा था, तो वही कुर्सी का आपका क्रय मूल्य हो रहा होगा, यानी आपका 20 CP। बात को समझ गए, वही 20 कुर्सियों का दाम और ये आपका जब वही 20 कुर्सियों का आपको सेलिंग प्राइस था, मतलब आपका क्रय मूल्य था, यही ना आपको फायदा हो रहा था। बात को समझ गए, ये आपका लाभ दे रहा था। तो अब बोलिए लाभ हो क्या रहा था, तो क्या बोला था 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था उसको, यानी 4 कुर्सियों के बराबर उसको लाभ हो रहा था। यानी ये आपका 4 कुर्सियों के बराबर हो रहा, मतलब आपका 4 SP के बराबर हो रहा था। ये भी मैंने लाभ लिख लिया और यहाँ से भी मैंने लाभ लिख लिया। तो ये आपका बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बस अब इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए ये आपका -20 CP है, तो ये आपका 20 इधर को मैं ले आया, तो ये आपका क्या हो गया 20 CP हो गया। और यहाँ पास आपका 4 SP है और आपका 20 SP है, तो ये आपका जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा, यानी 16 SP हो गया। बस अब आपके पास आ गया 20 SP 16 SP। तो इसका रेशियो आप आ गया ना, मैं आपको सबको हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका बस इसको मैं हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आया था आपका 20 CP और आपका 16 SP के बराबर है। तो मैं SP को नीचे ले आ रहा हूँ, यहाँ ले आया और ये आपका 16 का 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये हटा लिया। अब देख लीजिए दोनों का आपका अनुपात में आ गया। तो देखिए 16 रुपये का चीज़ अब आपका कितना में बेच रहा है, तो 20 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए कितना प्रतिशत आपको लाभ हो रहा है, तो 4 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है, तो यानी 16 से, यानी आपका कितना हो जाएगा ये
अब देखेंगे 4/100 यानी 25 हो गया। तो सिंपल सा इसका बना सकते थे फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पास आपको कुछ अलग करने का जरूरत नहीं था, बस प्रैक्टिस कीजिए कि जल्द से जल्द बना सके, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो जिसका कारण आपको लग रहा हो कि ज़्यादा समय लग रहा है, अगर समझ जाएंगे तो आप इसको जल्द से जल्द बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिलहाल समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। और ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फ्रेंड बोलना चाहता हूँ साथ में, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि मैं ऐसी तरीके से आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला आपका, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मिनट में बोला है, ठीक है, 1 मिनट में बोला है, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो यहाँ पास आपको बस थोड़ा सा यूनिट का को कन्वर्सन में करना है। तो क्या बोला है, तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब देखिए कंफ्यूज आप कभी भी खाते हैं ना, तो आप बेसिक पे चला जाइए, ठीक है, बेसिक से चले जाइए, फिर आप कंफ्यूज नहीं खाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको ये सब चीज़ कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जब आप शुरुआती दौर पे है तो फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, वरना आप सोचेंगे कि डायरेक्ट बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, तो फ्रेंड आप एग्जाम में ट्रिक से फ्लॉप कर जाएंगे। और ये चीज़ होता भी है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए बेसिक को इतना अच्छे से ट्राई कीजिए कि आपका वही ट्रिक बन जाए, और फिर उसके बाद आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पास आपको क्या बोला था, 1 मिनट में कितना वो दूरी तय करेगा। तो जान लीजिए सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है, यानी स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड क्या है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 54 को आप 54 लिख दिए। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले आपको उसको समय में बदलेंगे, क्या मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 5 × 18 से आपको उसको ये करेंगे। अब बस ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका स्पीड है ना। अब अगर समय कितना था, तो टाइम कितना बोला था, 1 मिनट बोला था, और 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, यानी आपका 1 × 60 यानी 60 सेकंड। बस सॉल्व कर लीजिए, 18 का पारा में 3 बार में कट गया, यहाँ पस्ती है 15 हो गया। अब 15 और गुना 60 तो क्या हो गया, 15 6 90, और 90 और 0 यानी 900 मीटर वो आपका चल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था फ्रेंड्स जो क्वेश्चन जो मैंने आपको इस सेट का पूरा सॉल्व कराया। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी समझ आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिक के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं नहीं बोलूँगा कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक आप कीजिए, ट्रिक से बनाइए, मगर बेसिक को इतना अच्छा से बना लीजिए कि आपका अगर कभी ट्रिक से अगर आप कहीं, और देखिए वैसे ऐसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक क्या होता है, ये फॉर्मूला जो होता है ना, जो आपका साइंटिस्ट लोग जो आपका ड्राइव करके गए हैं, डिराइव करके, ये फॉर्मूला को ही तोड़ के आपका ट्रिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिक बनता है, ये फॉर्मूला अगर आप जिस दिन सब याद कर लिए तो वही आपका ट्रिक बन गया। और आप बेसिक से जब बनाते बनाते जाते हैं ना, तो आपको खुद समझ आने लगता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप ऐसे करके ऐसे ना करके ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद वो आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जब फॉर्मूला याद हो जाएगा ऑटोमेटिक तो आप उसको बोलिए ट्रिक ही बोलिए। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे डायरेक्ट आप ट्रिक याद करेंगे, बेसिक को आप हटा ही देंगे डायरेक्ट, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ट्रिक अगर आपका फ्लॉप हो गया या फॉर्मूला आपको नहीं याद आया, तो फ्रेंड आप वो क्वेश्चन को आप छोड़ के ही आएंगे। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ पहले बेसिक से कर लीजिए अच्छा तरीका से प्रैक्टिस, जितना बेसिक से हो सके कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रिक से देखिए या फॉर्मूला याद कर लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ जितना भी क्वेश्चन मिलता है फ्रेंड, देखिए कोई मैथ बनाने का तरीका एक नहीं होता, बहुत तरीका से आप मैथ बना सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए हमेशा, अगर आपका वीक है मैथ तो कोशिश कीजिए कि एक मैथ को आप कितना तरीका से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक तरीका फ्लॉप भी हो जाता है, तो कोई ना कोई तरीका आपका ऐसा होगा जो आपको उस समय काम करके देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका सिर्फ प्रैक्टिस होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ को सिर्फ आपका प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका उतना अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स फिलहाल आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।